हेलो एवरीवन। मॉड्यूल 4 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी सेम वेटेज है। दो क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स के और एक या दो क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि 16 से 18 मार्क्स का आपका ये चैप्टर पेपर में आएगा। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 4 टाइप की मशीन्स हैं जो पढ़ने के लिए दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका डीसी मशीन, इसके बाद है 3 फेस इंडक्शन मोटर, तीसरा मशीन है आपके पास सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, एंड लास्टली चौथा नंबर है आपका सिंक्रोनस मशीन। ठीक है। ये 4 टाइप की मशीन आपको पढ़नी है जिसमें ये चैप्टर कवर होता है। राइट। तो चूंकि हम लोग मशीन की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम मशीन की बात करते हैं तो देयर इज वन थिंग विच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्या है? बेसिकली कोई भी मशीन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दो तरह के इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में चलती है। जैसे इन केस ऑफ मोटर हम कहते हैं कि जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और आपको मैकेनिकल एनर्जी देता है। सिमिलरली जनरेटर के केस में जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी इनपुट लेता है और आउटपुट पर आपको क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इज बेसिकली इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन इन बिटवीन टू एनर्जीज, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। राइट। अगर इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन को थ्रू ए ब्लॉक डायग्राम समझाने की कोशिश की जाए तो वी कैन सिंपली मेक इट एज, लेट अस हैव इलेक्ट्रिकल सिस्टम हियर, दिस इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, here we have a mechanical system. These two systems are connected between a coupling magnetic field. ठीक है। This is how these two systems are connected. Here we are providing some input and here we are getting some output. ठीक है। अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो वी आर गिविंग सम इनपुट थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, then this electrical system is being connected to the magnetic coupling field, and then finally it is providing the output through the mechanical system. Through this electrical system we will be having some losses here in the form of electrical loss. Through this mechanical system also we will be having some losses here in the mechanical form, जिनको mechanical loss कहेंगे। ठीक है। mechanical loss जैसे friction loss होता है, ये सब चीजें, this will not be here, this will be at this point। ठीक है। तो ये कंप्लीट एक ब्लॉक डायग्राम आपका रिप्रेजेंट करता है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन को। ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल आउटपुट पाना है तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, और अगर आपको मैकेनिकल इनपुट से इलेक्ट्रिकल आउटपुट पाना है तो दिस डायग्राम विल प्रोसीड लाइक दिस। तो इनपुट अगर इलेक्ट्रिकल है तो हमारा मोटर का केस बनेगा जो लेफ्ट टू राइट साइड में हम रीड करेंगे, और अगर इनपुट मैकेनिकल सिस्टम है तो हमारा जनरेटर का केस बनेगा जो हम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट साइड जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली वी नीड टू हैव 3 essential parts in any machine, that is, this is the first one, electrical system, this is the second one, we must have the coupling field, that is the magnetic field, and this is the third one, we must have the mechanical system। ठीक है। नाउ कमिंग टू द डीसी मशीन। डीसी मशीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो डीसी मशीन बेसिकली दो टाइप की हो सकती हैं। पहला आपका डीसी मोटर एंड दूसरा आपका डीसी जनरेटर। अगेन सेम थिंग है, मोटर के केस में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके आउटपुट पर मैकेनिकल आउटपुट लेंगे, जनरेटर पे हम लोग मैकेनिकल इनपुट देके आउटपुट पे हम लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो जनरेटर को चलाने के लिए हम यूज करते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स को जिसको हम कहते हैं प्राइम मूवर। ठीक है। प्राइम मूवर की हेल्प से हम डीसी जनरेटर को चलाते हैं, यानी कि मैकेनिकल फोर्स देते हैं। जब मैकेनिकल फोर्स से हम इसको चलाते हैं तो ये डीसी आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली वी आर गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम द डीसी जनरेटर इन द फॉर्म ऑफ डीसी, दैट इज व्हाई इट इज द डीसी जनरेटर। सिमिलरली इन केस ऑफ डीसी मोटर हम एनर्जी इसको दे रहे हैं, ठीक है, डीसी वोल्टेज से, यानी कि इनपुट जो है वो डीसी है और ये आपको
आउटपुट पे एक मैकेनिकल वर्क करके दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को देता है। ठीक है, नाउ अगर इन दोनों मशीन्स के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स की बात की जाए, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, तो बोथ मशीन्स आर हैविंग सिमिलर कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, दोनों का सेम कंस्ट्रक्शन है, यानी कि कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो दोनों के दोनों टाइप ऑफ मशीन के लिए सेम कंस्ट्रक्शन अप्लाई होता है, राइट। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शनल फीचर में इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, कैसी ये डीसी मशीन दिखेगी। सो कंस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है डीसी मशीन से, जो एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक फिगर है जो आपको बनाना पड़ेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें डीसी मशीन के, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास फ्रेम होता है, ठीक है, दूसरा पोल्स होते हैं, तीसरा वाइंडिंग्स होती हैं। वाइंडिंग्स में भी दो टाइप की वाइंडिंग यहाँ पर होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग, दो तरह की वाइंडिंग हमारी डीसी मशीन में होती है। फील्ड वाइंडिंग। इसके बाद हमारे पास ब्रशेस होते हैं डीसी मशीन के अंदर, देन कम्यूटेटर होता है, राइट। तो ये सब पार्ट्स हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर हैं। बाकी कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देखें तो हमारे पास ब्रशेज हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, दीज आर द ब्रशेज। कंडक्टर्स जो हैं आपके वो रोटेटिंग पार्ट के ऊपर हैं, ये जो रोटेटिंग पार्ट है ये आर्मेचर कहलाता है बेसिकली, ठीक है। किसी भी मशीन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है आपका स्टेशनरी पार्ट जिसको स्टेटर कहते हैं, और दूसरा होता है आपका रोटेटिंग पार्ट जिसको रोटर कहते हैं। तो इन केस ऑफ डीसी मशीन द रोटर इज यूजुअली कॉल्ड आर्मेचर, ठीक है। तो जो बीच वाला घूमने वाला पार्ट है उसको हम आर्मेचर कहेंगे, और आर्मेचर के ऊपर जो भी वाइंडिंग प्लेस होगी उसको हम कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर के ऊपर ही, आर्मेचर के अंदर ही आपके पास ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज के साथ साथ कम्यूटेटर होता है। ये जो स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द कम्यूटेटर, यहाँ पर आप ब्रशेज देख रहे हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ आप देखेंगे कि जो ये सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फ्रेम बेसिकली, ये आपका फ्रेम है, इसको योक भी कहते हैं, यहाँ पे आप लिखा हुआ है ये योक है, ठीक है। इसके अलावा इस फ्रेम के अंदर इनर पेरीफेरी पे कुछ पोल्स अटैच्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको 4 पोल दिख रहे हैं, 2 पेयर ऑफ पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से। एंड इन पोल के आगे की तरफ जो कर्व पार्ट है उसको पोल शू कहा जाता है, और पोल्स के ऊपर जो वाइंडिंग्स यहाँ वाउंड है उसको हम फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स हमारे हैं, राइट, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे डीसी मशीन के अंदर होते हैं। अब जब क्वेश्चन इसका आता है तो हमें इन सारे पार्ट्स के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर देनी होती है, और साथ ही साथ डायग्राम बनाना होगा। सो वन बाय वन अगर ब्रीफली हम इन पार्ट्स के बारे में बात करें, तो जो हमारा फ्रेम है, यानी कि जो हमारा योक है, वो आउटर फ्रेम है, जो बेसिकली कास्ट आयरन से बनाया जाता है। एक सॉलिड पार्ट होता है, रगड पार्ट होता है, जो एक मशीन को बाहर के स्ट्रेस से बचाने के लिए और मशीन को सेफ रखने के लिए इसको काम में हम लेते हैं, ठीक है। पोल्स की बात करें, जो पोल्स आपके हैं यहाँ पर, पोल्स जो हैं आपके वो योक के साथ अटैच्ड हैं। अब चूंकि पोल्स के ऊपर वाइंडिंग लगाई जा रही है, और वाइंडिंग्स जो है वो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग मतलब फ्लक्स से रिलेटेड ये होंगी, तो नेचुरली हमारा जो मटेरियल है पोल्स को बनाने के लिए वो एक ऐसा मटेरियल होगा जिसमें हम हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस कर सकें, साथ ही साथ यहाँ एडी करंट लॉस की भी प्रॉब्लम आएगी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लैमिनेशंस का इस्तेमाल पोल्स को बनाने के लिए किया जाएगा, और वाइंडिंग जो होगी वो कॉपर की होगी, ठीक है। जो पोल शूज हैं वो क्या कर रहे हैं, पोल शूज बेसिकली आपके वाइंडिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जिस साथ ही साथ ये जो कर्व शेप बना है ये फ्लक्स को बराबर स्प्रेड करने के लिए है, ठीक है। ये जो कर्व शेप हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज जस्ट टू स्प्रेड द फ्लक्स इन दिस मशीन थ्रू आउट, जो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली हो सके। फील्ड वाइंडिंग आपकी यहाँ कॉपर की बनी हुई है, जिसकी वजह से फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एनर्जाइज करना पड़ता है। सेपरेट एक सप्लाई की जरूरत फील्ड वाइंडिंग को डीसी मशीन में पड़ती है, जिसके बेसिस पर डीसी मशीन्स का फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। उसके बाद आर्मेचर कोर की बात करें, तो आर्मेचर कोर के अंदर जो आर्मेचर है उसको हम रोटर के नाम से जानते हैं, रोटेटिंग पार्ट जो है हमारा, ठीक है। इस आर्मेचर को बनाने के लिए भी हमने लैमिनेशंस का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि अगेन वही मैग्नेटिक सर्किट है, तो एडी करंट, हिस्टेरेसिस लॉसेस हमारे सामने आएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक मटेरियल ऐसा यूज करेंगे जो हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करे, और लैमिनेशंस का इस्तेमाल टू रिड्यूस द एडी करंट,
ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग जो आपकी आर्मेचर के ऊपर है वो सभी एक दूसरे से इंसुलेटेड है, ठीक है, जिनके अंदर से आपका करंट फ्लो करेगा। आर्मेचर के अंदर करंट तब आता है जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, राइट, ईएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। हम आर्मेचर वाइंडिंग को भी दो टाइप से हम देखते हैं, एक को कहते हैं हम लैप वाइंडिंग और एक को कहते हैं हम वेव वाइंडिंग। बेसिकली लैप और वेव वाइंडिंग में सिर्फ इतना ही फर्क है कि करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लैप वाइंडिंग के केस में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो लैप वाइंडिंग्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पाथ बनेंगे, वो पोल्स के बराबर बनते हैं, ठीक है। और वेव वाइंडिंग के अंदर जो पैरेलल पाथ्स बनेंगे वो फिक्स हैं, 2 के बराबर हमेशा होते हैं। फर्दर ब्रशेस की बात करें तो ब्रशेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डीसी मशीन का। बेसिकली वी कैन से कि द ब्रश इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीसी मशीन, क्योंकि ये इस मशीन की पहचान भी है और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है ब्रशेस का। तो ब्रशेस क्या होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। ब्रशेस का जो मेन रोल है वो है करंट को कलेक्ट करना मशीन के अंदर से या मशीन के अंदर ले जाने के लिए। जैसे इन केस ऑफ मोटर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो करंट जो अंदर जाएगा मशीन के आर्मेचर के अंदर वो ब्रशेस के थ्रू जाएगा, और जनरेटर के केस में जनरेट होके जो करंट बाहर आएगा वो भी ब्रशेस के थ्रू ही आता है। तो बेसिकली इसको हाई कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मशीन के अंदर लो वोल्टेज और हाई करंट के साथ डील करता है, ठीक है। ये हमेशा इस तरह से अटैच किए जाते हैं ताकि ये रोटेटिंग पार्ट के साथ कनेक्ट रह सके, राइट। इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेंटेनेंस का आता है क्योंकि बार बार ब्रशेस खराब हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, घिस जाते हैं, स्पार्किंग की वजह से खराब हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज ब्रशेस की वजह से मशीन में अपेयर होते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीसी मशीन इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बेसिकली एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह है। ये जो आप स्लॉट्स देख रहे हैं दिस इज द बेसिकली कम्यूटेटर। ये एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह होता है। रेक्टिफायर का मतलब होता है कन्वर्जन करना एसी टू डीसी। तो यहाँ पर मशीन के अंदर ये कम्यूटेटर कन्वर्जन करता है, ठीक है। कैसे, जैसे आप देख रहे हैं कि इस मशीन में 4 पोल्स हैं, तो जो भी स्लॉट्स आपके आर्मेचर के एक पोल के अंदर आते हैं उसके हिसाब से उसकी पोलैरिटी रिवर्स होती है। यहाँ आप देख रहे हैं हर एक 90 डिग्री के बाद आपका पोल का रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि 4 पोल्स हैं। साउथ से नॉर्थ जाने के लिए आपको 90 डिग्री में रिवर्सल होगा, देन नॉर्थ टू साउथ जाने में 90 डिग्री में रिवर्सल होगा। ये जो रिवर्सल ऑफ पोल्स है ये बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने में मशीन को हेल्प कर रहा है। तो कम्यूटेटर क्या कर रहा है, कम्यूटेटर इस मशीन में जो रिवर्सल ऑफ करंट हो रहा है उस रिवर्सल को रिवर्स नहीं होने दे रहा है, वो उसको सेम पोलैरिटी के साथ बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, कंटिन्यूसली आपका रोटेट होता रहता है। जैसे ये रोटेट होता है तो आपके नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से जब ये घूम रहा है तो आपकी पोलैरिटी को ये रिवर्स कर रहा है। जो पोलैरिटी रिवर्स हो रही है उसको वापस से रिवर्स करके सेम डायरेक्शन में ले आता है, जिसकी मदद से आपकी डीसी मशीन का जो अल्टीमेटली जो करंट निकलता है या इसके अंदर जा रहा है वो सेम यूनिडायरेक्शनल में जा रहा है, जो कि डीसी बनाने में इसको मदद कर रहा है। तो दैट इज वाई इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। कम्यूटेशन जो प्रोसेस है वो कम्यूटेटर की मदद से होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द डीसी मशीन। एंड चूंकि यहाँ पर सारा काम करंट की वजह से हो रहा है तो जो मेन कॉज है कम्यूटेटर का वो भी मेंटेनेंस इशू ही है ड्यू टू द स्पार्किंग एंड ऑल। क्योंकि कम्यूटेटर और ब्रशेस के बीच में जो कनेक्शन है अगर वो ज्यादा टाइट होता है तो भी इशू है, और लूज रहता है तो स्पार्किंग का हमेशा एक इशू बना रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द ब्रीफ अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन के बारे में जो हमने बात की। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो इन दिस वीडियो इतना ही, हम आगे बढ़ेंगे और वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे डीसी मशीन्स की। थैंक यू।